Okay, let's continue with the lecture. लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? SOP फाइंड और SPOS। अभी दूसरे वे में पढ़ रहे हैं हम। अभी इसका नाम मैंने बताया था ना आप लोग को, मेन टर्म रिप्रेजेंटेशन। मेन टर्म रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा? मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन। मैक्स का मतलब मैक्सिमा नहीं, बस मैक्स का मतलब मैक्स है। मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम मुझे याद है बेटा, बट ये टॉपिक थोड़ा एक बार कंटिन्यू करो, बीच में नहीं छोड़ सकता। तो वेन डायग्राम थोड़ा इसके कंप्लीशन के बाद स्टार्ट करें, ठीक है। लाइट ऑन बोला था मैंने, याद करो। इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो लाइट है शुड बी ऑन स्टेट। हम यही डिस्कशन करेंगे कि लाइट ऑन हुआ, ऑन हुआ, ऑन हुआ, लाइक दैट। और इस पर्टिकुलर केस में जिसका नाम है SPOS, इसमें हम हमेशा ये चेक करेंगे लाइट कौन से कंडीशन में है, किस स्टेट में है, किस परिस्थिति या स्टेट में है। ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट पे है। ऑन स्टेट लिख देता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए, ऑन स्टेट, ऑफ स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आप हमेशा क्या देखोगे पता है? लॉजिक 1 ढूंढोगे आप हमेशा, लॉजिक 1। डिफरेंस बिटवीन को आप अच्छे से लिखेगा और आप यहाँ पे हमेशा सर्च करोगे लॉजिक 0, जो कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी। लॉजिक 1 यहाँ पे ढूंढोगे, लॉजिक 0 वहां पे ढूंढोगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलूंगा मैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा अभी। ये सब ऑलरेडी हम बात कर चुके थे, बट कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट लेक्चर इन दिस लेक्चर इन ऑर्डर टू मेंटेन कंटिन्यूटी। ठीक, आगे चलो। अभी ये सेम डिफरेंस वाली लाइन मेंटेन है हमारे बीच में। यहाँ पे देखो, वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन, वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन, वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर 1 है तो बिना कॉम्प्लीमेंट के वेरिएबल लिखा हुआ है, और अगर 0 है तो कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखा हुआ है वेरिएबल, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर लो, बॉक्स में पुट कर लो ऐसे। कीप दिस वन इन अ बॉक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन देखिए, मतलब मैं बात कर रहा हूं POS का, वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन। उसका उल्टा करना है आपको। x मतलब 0 हो जाएगा और x बार मतलब 1 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन। एक बात और इसी को डिस्कशन कर रहा हूं, आपको थोड़ा वियर्ड या ऑब्जर्व लगेगा, बेतुका टाइप से लगेगा। ऑब्जर्व का मतलब बेतुका होता है, तो वो टाइप से लगेगा, लेकिन आगे आप खुद बोलोगे हाँ सर आपने जानबूझ के POS में इस चीज को फोकस किया था। मतलब कंसीडरिंग इट टू बी ऑन सम डिफरेंट वेरिएबल, अगर a लिखा हुआ है तो 0, अगर a बार लिखा हुआ है तो 1, लेकिन किस केस में वो इंपॉर्टेंट है? POS में x ले लिया, a ले लिया, और कोई भी वेरिएबल हम बात कर लेते हैं p वेरिएबल का। जानबूझ के मैं POS में यही कर रहा हूं ना बेटा, आप भी मल्टीपल टाइम्स लिखिए। अगर मतलब मान लो p बार लिखा हुआ है तो उसको 1 लोगे, और मान लो p लिखा हुआ है तो उसको आप 0 लोगे। ये है POS फॉर्म पे मल्टीपल टाइम्स कर रहा हूं, देख लो। POS फॉर्म पे मल्टीपल टाइम्स कर रहा हूं। मैं आपको एक एडवाइस देता हूं अभी, ठीक है। जब भी हम POS फॉर्म पढ़ेंगे ना, तो आप ये साइड पे लिख लिया करो, जिससे वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन में हमको क्लैरिटी हो, थॉट्स बड़े क्लियर होंगे। क्योंकि ना हमको ऐसे देखने की बड़ी गुड हैबिट लग चुकी रहती है, डिस्टेंस पढ़ते पढ़ते। जब हम कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं या तो किसी भी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन हम जब भी करते रहते हैं, जैसे अभी हम IGET से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास एक बिग हैबिट क्या होती है? बुक्स फॉलो करो या किसी इंस्टीट्यूट से फॉलो करो, या हम पढ़ाएं, कोई भी टीचर पढ़ाए,
तो जनरली ये वाला पार्ट बड़ा हैबिचुएटेड हो चुका रहता है, आदत में आ चुका रहता है कि x मतलब 1 और x बार मतलब 0। ठीक है, तो ये याद रखो और ये याद रखो। लेकिन जब पीओएस करो ना तो मल्टीपल टाइम्स लिखो। सर आप ये बार बार तीसरी बार बोल रहे हैं सर, आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं ये वाला मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीओएस ऐसे लिखो, यहीं पे डिफरेंस बिटवीन नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, अभी तो एसओपी था ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, ओके, देन एसओपी F इज इक्वल टू समेशन का मतलब समेशन ही होता है, समेशन का मतलब समेशन ही होता है। तो और इसको क्या बोल सकते हैं, ये सम का रिप्रेजेंटेशन, समेशन का मतलब सम ऑफ स्मॉल m का मतलब क्या हो गया, मीन टर्म। ट्राई किया है कि मैंने यहां से कुछ मीनिंग निकाल पाए, इसीलिए हम स्मॉल m का मतलब है यहाँ पे मीन टर्म, और ब्रैकेट के अंदर हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी। सर सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीजर वैल्यू वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन। अभी मैं रैंडमली या एनोनिमसली, बेसिकली रैंडमली बोल रहा हूँ, 1 2 4 6 लिख दिया, ये रैंडमली लिखा है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर इंटीजर होगा। इंटीजर की सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये एसओपी का रिप्रेजेंटेशन है। गेट द वर्ड एफ मतलब, क्योंकि ये एसओपी का रिप्रेजेंटेशन है तो इसके अंदर जो भी इंटीजर लिखा होगा ये सब के सब मीन टर्म को सिग्निफाइज कर रहे हैं। ये सब के सब मीन टर्म है बेटा, जितने भी इंटीजर लिखे हैं। सर आपने 4 ही इंटीजर क्यों लिखा, ठीक है, 0 क्यों नहीं लिखा, हम कुछ भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग इंटीजर मस्ट बी 0, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। आम भाषा को फॉलो करते हुए मैं इंटीजर बोल रहा हूं। इंटीजर मैथमेटिक्स में बोलते हैं, बट डिजिटल में एसओपी की रिप्रेजेंटेशन में जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हो उसको मीन टर्म्स बोल रहा हूं, ये मीन टर्म बोल, ठीक है, इसको मीन टर्म कहते हैं हम। अगेन सेम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीओएस, तो एफ लिख दिया इज इक्वल टू, जनरली ये पाई टाइप से दिखेगा आपको, पाई ही होता है, पाई एक रिप्रेजेंटेशन है, कैपिटल एम, कुछ भी सेम लेना चाहो तो सेम ले लो, बट सर इस एग्जांपल्स को या इंटीजर को हम थोड़ी देर के बाद कंसीडर करेंगे, ओके, ठीक है। अच्छा प्लीज थिंक टाइम यूज कीजिए, हाँ मैं इसके बाद यूज करता हूं, इसके नेक्स्ट स्लाइड में 0 1 7 ऐसे लिख दिया, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, एक भी ले सकते हो आप, ओके। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ पी ओ एस, एस पी ओ एस में डिफरेंस बाद में देखेंगे, ओके। नेक्स्ट वन, this pi is just a mathematical form of representation। pi यहाँ पे वो नहीं है जो हम सर्कल में यूज करते हैं, so 3.1415926 या 22/7 इन रैशनल फॉर्म, वो सब कुछ नहीं है। pi यहाँ पे चीजों को सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए, आपको सहज फील करने के लिए बताया गया है। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एम, कैपिटल एम का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये एक ही चीज को सिग्निफाइज कर रहा है कि भाई ये मैक्स टर्म है, बस मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन, और अंदर जो भी लिखा हुआ है आपके सब ये 0 1 7 14 15 कुछ भी लिख सकते हो, these all are मेन टर्म नहीं मैक्स टर्म। अब हम सिग्निफिकेंस पढ़ने के कगार पे आ चुके हैं, वी आर इन द वर्ड्स टू स्टडी द सिग्निफिकेंस, ठीक है। यहां तक आप लिख सकते हो, बोल्ड पेन में यूज करूंगा, ठीक पेन में यूज करूंगा, नो वरी, यहां तक लिख लो, ये जरूर लिखिएगा बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, because we people being an engineers we are habituated to this representation but we never care about this representation। अच्छा एक बात कहने वाला था, दिमाग से निकल गया था, सुनिए उसको ध्यान से। जब हम इसको लिखते हैं, मैं क्लास में जब इसको लिखता हूं और इसको लिखता हूं तो स्टूडेंट के दिमाग में क्या थॉट पहले आता है ना, सुनते रहना उसको। आप लोग के अंदर ये थॉट आएगा, भाई वहां पे ना x1 है, यहाँ पे वही x0 हो गया, तो क्या कहीं आपस में कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है ना, यहाँ पे x बार 0 है,
यहाँ पे x बार 1 है, तो क्या ये आपस में कॉम्प्लीमेंट हो गया क्या? एक पॉइंट नोट करो कॉपी में, स्लोली बोल रहा हूं मैं, धीरे धीरे, मतलब स्लो पेस में, कामली नोट करो वो पॉइंट। SOP एंड POS आर नॉट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है। SOP एंड POS आर नॉट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक है? कोई रिलेशनशिप नहीं है SOP और POS में। कन्वर्ट करना अलग बात है SOP को POS। अभी लिखो, a truth table to understand concept of SOP and POS. A truth table to understand concept of SOP and POS. ठीक है, कोई भी वेरिएबल लेते हैं, अभी हम वेरिएबल x y z अल्फाबेटिकल फैशन 3 वेरिएबल जानबूझ के ले रहा हूं मैं, 1 2 3 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1 0 1 0 1 0 1 0 1। यहाँ पे बल्ब आउटपुट ले ले बेटा, बल्ब या कोई फंक्शन, या बल्ब का ही कोई फंक्शन बोल देता हूं मैं। बल्ब अपने आप में एक ऐसा फंक्शन है जो बूलियन फंक्शन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उसी को मैं ऐसे बोल रहा हूँ फंक्शन। ये एफ भी लिख सकता हूँ, सब एक ही है ना। अभी 3 स्विचेस हैं, कोई भी बोल सकते हैं हम, एंड हम देखते हैं बल्ब यहाँ पे ऑफ है, मान लो ऑफ है, ऑन है, ऑन है, ऑफ है, ऑन है, ऑन है, ऑन, मान लो ऐसा, ठीक है। लास्ट वाले को ऑफ लेते हैं ऐसा, ऐसा कोई रैंडमली या एनोनिमसली ट्रुथ टेबल आपको दिया हो, गौर करो इस बात को। मान लो हम लोगों ने ट्रुथ टेबल बनाया, इस सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में आउटपुट 1 आ रहा है, इस सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में आउटपुट 0 आ रहा है। अब देखो, इस ट्रुथ टेबल को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। आपका फ्रेंड है, वो बोला है मेरा ना फोकस ये है, आई एम गोइंग टू फोकस फॉर आउटपुट गेटिंग 1 लॉजिक। अब सुनिए, ये समझ जाओगे तो मेरा मेरा टास्क बड़ा इजी हो जाएगा फर्दर सिलेबस को लेकर। 2 फ्रेंड है, एक ये चेक कर रहा है कि लाइट कब ऑन है, इट मींस वो ये चेक कर रहा है कि आउटपुट कब बना रहा है, मतलब मीन टर्म चेक कर रहा है ना। मीन टर्म का सिग्निफिकेंस मैंने लिखाया था, मीन टर्म का सिग्निफिकेंस ये था वी फोकस एट द आउटपुट फॉर हाई लॉजिक, और मैक्स टर्म का सिग्निफिकेंस ये था वी फोकस एट द आउटपुट फॉर लो लॉजिक। बोला था ना मैंने, वी फोकस एट द आउटपुट फॉर हाई लॉजिक। तो जब आप रेड पेन पे मार्क कर रहे हो तो मैं यहाँ पे रेड में लिख रहा हूँ एफ, एफ ऑफ एसओपी, तो समेशन ऑफ एम लिखना जरूरी है। ओके, अब ये चेक करो कि आउटपुट 1 कब कब आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। अब एक और फ्रेंड है आपका, एक वो बोल रहा है कि देख यार मैं 0 पे फोकस कर रहा हूं, आउटपुट कब 0 आ रहा है, तो वो बोलेगा अच्छा मतलब पीओएस पे आप डिस्कशन कर रहे हो, मतलब मैक्स टर्म पे आप डिस्कशन कर रहे हो, तो पाई कैपिटल एम इसका एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है। देखो ये 0 है, 0 पे आया, 1 पे आया, 4 पे आया, 7 पे आया, 0 1 4 7। कुछ लोग को और अगर डाउट अराइज हो जाएगा तो उन सब के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, लुक एट द बोर्ड, दिस इज इक्विवेलेंट टू 0 1 अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। कब कब 1 आया, मेरी बातें सुनिए अभी ध्यान से, कब कब 1 आया, यही तो बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो देखो कब कब 1 आया, 2 पे आया, 3 पे आया, मतलब कॉम्बिनेशन वाइज 0 डबल 1 पे आया, इट मींस 3 पे आया, और 5 पे आया, और कॉम्बिनेशन वाइज 1 1 0 पे आया, मतलब 1 1 0 को तो 6 बोलोगे ना, तो मीन टर्म अब आपको समझ में आ गया। और हाईलाइट करना चाहते हो तो मैं ऐसे कर दे रहा हूं आप लोग के लिए, लुक एट द बोर्ड। देखो 1 ना इसके लिए आया, और इस कॉम्बिनेशन का नाम ही 2 है मीन टर्म के रेस्पेक्ट में, 1 यहां पे आया, इस कॉम्बिनेशन का नाम 0 डबल 1 है जो कि 3 है, 1 यहां पे आया जो कि इस कॉम्बिनेशन का नाम 5 है, और इस कॉम्बिनेशन का नाम 6 है। ठीक है, गुड।
ये है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, एसओपी और पीओएस में जो इंटीजर हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको मिन टर्म और मैक्स टर्म बोलते हैं, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रुथ टेबल के रेस्पेक्ट में। कमेंट एंड जस्ट टेल मी इन द सेंस लाइक y एंड n, y मतलब यस और n मतलब नो। जल्दी कमेंट करो। अब आपको ये समझ में आया एसओपी पीओएस? क्विक, ठीक है। तो मैं अपनी बात यहां तक कंप्लीट कर चुका हूं। देखो, यहां तक हम अपनी बात कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, लेकिन दोनों में इंफॉर्मेशन कंटेंट, सुनो, इसका डाउट अक्सर सारे बच्चों को होता है। इंफॉर्मेशन कंटेंट हियर एंड इंफॉर्मेशन कंटेंट हियर, बोथ फंक्शन कैरीज इक्वल इंफॉर्मेशन। लिखो, आज के बाद से आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा कि यार एक बंदा मिला था, एक्सीलेंट नॉलेज था उसको डिस्कस का। बोथ फंक्शन, चाहे वो एसओपी हो या पीओएस हो, बोथ फंक्शन कैरी, कैरीज आएगा मेरे को लग रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को मैं इन्फो लिख दे रहा हूं। अच्छा, इन्फो से एक वर्ड है याद आया, इंफोडेमिक आया था। जैसे पैंडेमिक आया था, एंडेमिक आया था, वैसे इंफोडेमिक आया था। इंफोडेमिक, इंफोडेमिक का क्या मतलब पता है? नॉलेज को गलत वे में डिस्ट्रीब्यूट करना। इंफॉर्मेशन से ही बना है इंफोडेमिक। तो इंफोडेमिक का मीनिंग सुन लो। जैसे पैंडेमिक है, नेगेटिव वर्ड्स है वो ना, महामारी एक सेंस में पूरे विश्व में आई थी। तो इंफोडेमिक भी उसी का एक दूसरा फॉर्म है। बोला था भाई काढ़ा पी लो, एक्सवाइजेड कर लो, वो एक इम्यूनिटी बूस्टर वाला ही पार्ट था, लेकिन वो एक सेंस में इंफोडेमिक ही था। ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन अगर बहुत फास्ट वे स्प्रेड कर रही है तो उसको बोलेंगे इंफोडेमिक। और हम बात कर रहे थे बोथ कैरीज इक्वल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। चलो हम आगे चलते हैं। अभी एसओपी हो गया, पीओएस हो गया, ठीक है। लिखो आप, कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऐसा लिखना है ना आपको, मेरे लिए नहीं, ये सब आपके लिए। कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एसओपी एंड पीओएस, एक साथ डिस्कशन करें। कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एसओपी एंड पीओएस। तो ना मैं इनिशियल लेवल पे वही एग्जांपल लूंगा जो जाना पहचाने। एक्स वाई कोई फंक्शन है, हमारा आउटपुट है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 0 1 1 1। ठीक है, स्पेक्स पेन लेता हूं मैं in order to have a clear in my eyes। सुनो ध्यान से एक बात, अभी दो फ्रेंड हैं आपके पास, एक बोल रहा है मैं उस पूरे के पूरे ट्रूथ टेबल को एसओपी के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहता हूं या मीन टर्म के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहता हूं, तो उसका पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे है। एक फ्रेंड क्या बोल रहा है आपका कि यार मैं इस पूरे के पूरे ट्रूथ टेबल को वन के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहता हूं, तो मीन टर्म है। ओके, अब इधर देखो, ये पहला वाला वन कब आ रहा है? This one is coming when x is 0 and y is 1। x is 0 मतलब x बार और y is 1 मतलब y। ये वाला 1 कब आया? x is 1 तो x, y is 0 तो y बार, x is 1 y is 1, it means x हुआ और y हुआ। ओके, आगे देखो, 3 बार 1 आया ना, और नाम क्या है, हम लोग 1 के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, इट मींस हम पढ़ रहे हैं एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब ना आराम आराम से एक बार बोलना उसको, सम ऑफ, किसका सम कर रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं ना, ऑफ मतलब इसका या उसका, तो सम फिर ऑफ, लेकिन किसका सम करेंगे नो डाउट, लेकिन किसका, प्रोडक्ट का। तो जैसा नाम है ना वैसे ही काम या कार्य भी वैसे ही उसका। ये देखो ये प्रोडक्ट है, देखो ये प्रोडक्ट है, देखो ये प्रोडक्ट है, और हमको सारे के सारे प्रोडक्ट वाले जो टर्म है ना उसका सम करना है, तो नाम इसका जस्टिफाइड है। जब मैं आईटी कानपुर में था ना तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलता था, तो ये तब होगा जब आप
आईटी कंपनी में जॉब करोगे, एसओपी बताओ, एसओपी बताओ तो आपको लगेगा सम ऑफ प्रोडक्ट है, नहीं भाई वहां पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। ठीक है, अब देखो पहले वाला टर्म क्या है, ये वाला दिस इज x बार y प्लस नेक्स्ट टर्म आया x y बार और तीसरा टर्म आया x y। सही है ना यहाँ पर? अब यार मेरे को तो पता है ना सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है करके। देखो कुछ स्टूडेंट बहुत तेज होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ हो सकता है अपने आप को बिलो एवरेज मानते हैं, होता कोई बिलो एवरेज नहीं, सब एवरेज ही। बट मेरे को सबको साथ लेके चलना है, इसीलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगा, है ना, जानते हो। फिर आगे का एग्जांपल मैं दे दूंगा, इंडिया पाकिस्तान समझ में आ जाएगा, इसलिए नहीं सर। अब देखो सर x बार y है, x y बार कोई कॉमन नहीं है, लेकिन ये दो टर्म पे डेफिनेटली वी कैन टेक समथिंग एज कॉमन। मूविंग अहेड नाउ रिगार्डिंग कॉमन पार्ट, तो ये x बार y है, नो डाउट। व्हाट यू कैन टेक कॉमन, x कॉमन। अब बच्चे नहीं हो बेटा कि मैं ब्रैकेट में y प्लस y बार लिखूंगा, इसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव कितना इंपॉर्टेंट है। तो x प्लस x बार पहले वाले ब्रैकेट में, ये है x इस बार के साथ कंबाइन हुआ और यही वाला x y के साथ कंबाइन हुआ। ओके फाइन, ये दिस सिंप्लीफाइज टू 1, नो नीड टू राइट दैट वन। This is f, so what is my SOP is equal to x plus y। और देखो वो ध्यान से वो OR गेट है, तो हमने किया क्या पता है, बेसिकली वी हैव डिराइव्ड द डेरिवेशन ऑफ OR गेट, प्रूव दैट दिस ट्रुथ टेबल बिलोंग्स टू OR गेट, दैट मींस दिस इज नथिंग बट द प्रूफ इन फ्यू स्टेप्स। तो जिस स्टूडेंट को एसओपी का आइडिया है वो किसी भी ट्रुथ टेबल को प्रूव कर सकता है कि वो ट्रुथ टेबल का क्या सिग्निफिकेंस है। देखो ना भाई 0 0 में 0 आ रहा है, दिस ट्रुथ टेबल बिलोंग्स टू OR गेट, दिस ट्रुथ टेबल बिलोंग्स टू OR गेट। अभी मेरी बात को सुनिएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा ना, बता दिया मैंने। ये ट्रुथ टेबल OR गेट है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व किया पता है? वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ नोट करना। कोई स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन पे डाउट अराइज मत करना, मेरे से सबकॉन्शियसली, ठीक है, सबकॉन्शियसली अगर एरर हो जाएगा तो बिल्कुल आप हाईलाइट कर सकते हो, बट अगर एरर नहीं है तो ध्यान से देखिएगा। सबकॉन्शियसली का मतलब होगा अचेतन मन, ठीक है, ऐसे कॉन्शियसली मतलब चेतन मन से और सबकॉन्शियसली मतलब अचेतन मन से। तो हो गया अभी, गुड। अब मैं डिलीट करूंगा। अब एक नया फ्रेंड है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो दो फ्रेंड है आपके, दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन अब बोल रहा है यार एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं। व्हाट इज दिस लैंग्वेज इज नथिंग बट ही इज गोइंग टू हैव सम एक्सपेरिमेंट। तो बोल रहा है यार मेरा ना फोकस इसमें जीरो कब आ रहा है। देखो जब आपको पता करना है कि 1 कब आ रहा है मतलब ऐसा होती है, जब आप ये चेक करते हो लाइट ऑफ है मतलब 0 कब आ रहा है मतलब पीओएस, तो 0 एक बार आ रहा है ना, यही। अब ये 0 आ कब रहा है, इसीलिए देखो मैंने 3 बार लिखाया था इसको, ये 3 बार लिखा रहा था ना, तो आपको लग रहा होगा बोर। अब देखो 0 मतलब बिना कॉम्प्लीमेंट वाला वेरिएबल, 0 मतलब बिना कॉम्प्लीमेंट वाला वेरिएबल एंड 0 मतलब बिना कॉम्प्लीमेंट वाला वेरिएबल, ठीक है। तो 0 मतलब बिना कॉम्प्लीमेंट वाला वेरिएबल, तो आंसर क्या है, ये क्या है, बिना कॉम्प्लीमेंट वाला वेरिएबल मतलब 0, मतलब x में बार मत लगा देना जो कि आपको हैबिट बन चुकी है, ठीक है। और y भी 0 है, तो ऐसे लिखा। सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा, अगर आपको ये डाउट आ रहा है तो नाम पढ़ो, प्रोडक्ट, ओके, आराम आराम से, प्रोडक्ट ऑफ, हाँ प्रोडक्ट तो करना है, प्रोडक्ट तो करना है, बट किसका, सम। देखो ईच एंड एवरी टर्म is expressed in the format of, ऐसे बोल रहा हूं, each and every max term लिखता हूं ना, each and every max term must be expressed in form of
सम, हर एक जीरो को सम के फॉर्मेट में दिखना चाहिए, तभी तो नाम क्या बनेगा, सोच के बताइए एक बार। अब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए एनसर्कल कर रहा हूं मैं, मैक्स टर्म भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यूज पेंसिल, तभी तो हमारा नाम क्या बना, एफ किसका, प्रोडक्ट करता मैं सम का, लेकिन यहाँ पे तो एक ही टर्म है ना भाई, एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म को एडिशन के फॉर्मेट में लिखा है, क्यों, प्रोडक्ट करता मैं बिल्कुल, लेकिन किसका, सम वाले टर्म का, ये एक ही सम टर्म है, हो गया अभी। और थोड़ी देर पहले आपका ये आया था एफ, थोड़ी देर पहले हमारा एफ ऑफ एसओपी, रिकॉल क्या करना है, इसी पे तो लिखा आपने, है ना, वो भी यही आया था, तो देखो, तो देखिए, ऐसा बोलता हूं मैं, देखिए ये देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ फंक्शन कैरीज इक्वल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, अरे एसओपी से पढ़ो चाहे पीओएस से पढ़ो, दोनों सेम बातें कहेंगे, बोथ आर हैविंग सेम इंफॉर्मेशन टू बी कन्वेड फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड टू रिसीवर एंड, कहीं पे भी बात करो आप, पूरे डिस्ट्रिक्ट को एसओपी के रेस्पेक्ट में पढ़ लो या पीओएस के रेस्पेक्ट में पढ़ लो, ये इसका पहला प्रूफ था। और सुनो ध्यान से, सर दोनों तो सेम लग रहे हैं, तो अगर मैं x प्लस वाई या a प्लस बी लिख दूं, तो दुनिया में कोई भी बंदा बता नहीं सकता कि वो एसओपी है कि पीओएस है। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, देख लो ध्यान से, क्या बताओगे आप, इसमें क्या बता सकते हो, इसमें अगर यहां से मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, और ये पूरा एनालिसिस हटा दूं और डायरेक्टली ये लिख दूं, बोलोगे ना और गेट है, तो और गेट का जो मैथमेटिकल बुलियन फंक्शन है, ये देखकर कह नहीं सकते कि भैया ये एसओपी है या पीओएस है। फिर आप बोलोगे सर इस जस्टिफिकेशन दो तब तो हम मानेंगे ना, बेस्ट टीचर हो या डिजिटल के एक्सपीरियंस टीचर हो, पीओएस को पीओएस के फॉर्मेट में दिखाने के लिए अगर कोई स्टूडेंट ऐसा कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई देखो 1 प्लस 0, अब देखो प्रोडक्ट, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ सम सम, अब ये पक्की अच्छी तरीके से दिख रहा है कि ये पीओएस है, एफ ऑफ एसओपी चेक करते हैं बेटा, उसको देखो, उसी को लिख रहा हूं मैं, x dot 1 plus y dot 1, each and every term, now focus and listen my words, each and every term, this is supposed to be my first term, simple language, this is supposed to be my second term, so each and every term is now being expressed in the format of product, तो नाम क्या बना, सम कर रहा हूं मैं प्रोडक्ट वाले टर्म का, इट मीन सम ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं सम वाले टर्म का, तो नाम बन गया प्रोडक्ट ऑफ सम। तो दुनिया में कुछ ऐसे बुलियन फंक्शन मिलेंगे आपको जिसको देखकर कभी नहीं कह सकता कोई टीचर, कोई बुक, कोई स्टूडेंट देखकर नहीं बोल पाएगा कि ये एसओपी ही है या पीओएस ही है। देयर आर फ्यू बुलियन फंक्शन इन दिस वर्ल्ड basically based on digital which cannot be categorized as SOP and POS. It's up to you and your perception of way to look at the different Boolean function or the Boolean function to be categorized in the format of SOP and POS. सही है, मेरे को अपनी बात कहनी थी, यहाँ तक मैंने SOP और POS की बात की। अब सेकंड एग्जांपल लूंगा मैं, इसका नंबरिंग करने एक दिन बोला था आप लोगों ने। This is my example. फर्स्ट एग्जांपल है, 5 एग्जांपल तो दूंगा ही, मे बी 6 एग्जांपल हो आपके पास, हम आगे चलेंगे अभी। सेकेंड एग्जांपल, ए बी ले लेते हैं हम, ए बी आउटपुट फंक्शन f 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके, एनोनिमसली मैं फिल कर रहा हूं, बट अभी इनिशियल लेवल पे मैं वही वाला ट्रूथ टेबल ले रहा हूं जो काफी ज्यादा पहचानते हो, यू आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट दिस वन।
अभी अगर इसको एक नजर पे देखोगे, जैसे पहली नजर में आप इसको देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दिस ट्रूथ टेबल बिलोंग्स टू ए एंड डी एंड बी। कैसे पता चला? एक ही बार 1 आया है, जब सारे के सारे इनपुट क्या है पता है? लॉजिकली 1। तो सेम सेम कंसेप्ट। आपका एक फ्रेंड है, वो बोल रहे हैं मैं तो इसमें फोकस करने वाला हूं, मतलब वो बात कर रहा है एफ ऑफ एसओपी। एक बार 1 आया है, और ये 1 तभी आया है जब हमको ए भी 1 मिला और बी भी 1 मिला, बस खत्म। ईच एंड एवरी टर्म, अब ये लिखना है क्या? लुक एट द बोर्ड नाउ, यहां पे भी लिख देता हूं। ईच एंड एवरी टर्म मतलब मेन टर्म, मतलब आउटपुट 1 कब वाला, वो वाला बात कर। मस्ट बी एक्सप्रेस्ड in form of प्रोडक्ट। नाउ ध्यान से देखो, क्या प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हर एक टर्म को लिखा है क्या? हम लोग अब एक ही टर्म है यार, तो ये भी लिख लिया, ठीक है। अभी आपका एक फ्रेंड है, नाउ ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट, यार मैं तो ये डिस्कशन करूंगा जीरो कब आया। लुक एट द बोर्ड, पहले वाला जीरो तब आया जब ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, एंड ईच एंड एवरी मैक्स टर्म, या आम भाषा में ईच एंड एवरी जीरो, ईच एंड एवरी वन एसओपी में, और पीओएस में क्या बोलोगे? ईच एंड एवरी जीरो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्मेट ऑफ सम। लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि अब जीरो में बिना कॉम्प्लीमेंट के वेरिएबल लिखेंगे। अभी रिसेंटली किया था ना, हो गया। ये वाला जीरो तब आया जब ए जीरो है और बी हमारा 1 है, गुड। और ये वाला जीरो कब आया? जब ए 1 है, सॉरी यहाँ पे बी 1 है ना, मतलब बी बार, दैट्स माय मिस्टेक। ए 1 है मतलब यहाँ पे ए बार है, और बी 0 है मतलब बी। यहाँ पे अभी लिख रहा हूं फिर मैं, एफ ऑफ पी ओ एस, प्रोडक्ट करना है हर एक सम टर्म का। तो पहला वाला टर्म क्या है? ए प्लस बी, अभी कुछ नहीं डाल रहा हूं। दूसरा वाला टर्म क्या है? ए प्लस बी बार। तीसरा वाला टर्म क्या है? मतलब तीसरा वाला जो हमने लिखा हुआ है वो जीरो के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, वो ये है। अब नाम पढ़ो बट आराम से, स्प्लिट वाइज प्रोडक्ट करना है। ओके गुड, हर एक सम टर्म का, और हर एक सम टर्म अपने 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 रेस्पेक्टिव जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्टिफाइड प्रोडक्ट, ठीक है, डन। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सम टर्म्स and that each and every sum terms are nothing but the corresponding zero to the output of the given truth table। ये मैं ऐसा देखकर बोल रहा हूँ, रटा हुआ नहीं हूँ। इट्स नॉट क्रैम, क्रैम मतलब रटना, CRAM। तो आराम से आप देखकर खुद भी समझ सकते हो। ओके सर, व्हाट वी कैन डू ओवर हियर रिगार्डिंग सिंप्लीफिकेशन। इधर देखो, यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? ब्रैकेट ओपन बच्चे लोग करते हैं, x plus y, x plus z, it is same as x plus yz। तो a हो गया कॉमन, a plus b dot b बार बचा, तो ये a ही बचा, मल्टीप्लाइड बाय ये ग्रीन वाला डॉट। तो ठीक है, मैं ग्रीन ही करता हूँ। ओके नेक्स्ट वन, वो जिस कलर में था उसी फॉर्मेट में लिखा, a बार प्लस b, f ऑफ pos कितना आ रहा है देखो, a बार कैंसिल आउट, a भी बचा। उधर से कितना आया था? f ऑफ SOP, f ऑफ POS। बोला था ना हमने आपको कि SOP बोलो या POS बोलो, दो both functions, both boolean function, whether it is being represented in the SOP form or POS form, both of these function represents or carries same amount of information, boolean function as well। लिखने का तरीका अलग अलग है, बट दोनों अपनी बातें समान वे में कहते हैं, इक्विवेलेंस वे में, ठीक है। हाँ नेक्स्ट वन, सम ऑफ प्रोडक्ट है SOP, तो वो SOP की तरह दिखना चाहिए।
अगर मैं ऐसे लिखूं ए बी प्लस 1.0, ठीक है, 1.0 नहीं लिखा हुआ, 1 पॉइंट ही नहीं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट है ये और ये भी प्रोडक्ट है, नाम पढ़ो, प्रोडक्ट कर रहे हैं हम सॉरी प्रोडक्ट का हम सम कर रहे हैं, देखो प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट। आगे उसको देखो, दिस वन f of POS क्या होगा, you get the word, वो a plus 0 है, a is nothing but a plus 0 multiplied by b plus 0, चेक कर लो। अब क्या वो POS के फॉर्म में दिख रहा है क्या, आप बताओगे। प्रोडक्ट, हाँ गुड, प्रोडक्ट है यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट, ओके गुड, प्रोडक्ट दिखा, किसका, सम, सम। तो दुनिया में हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, जैसे ए बी बुलियन फंक्शन को दुनिया का कोई भी बंदा इधर नहीं इक्वल टू इधर करता हूं मैं, अगर मैं बोलूं ये बुलियन फंक्शन है f इज इक्वल टू ए बी, तो कोई कंफर्मेशन वे में नहीं कह सकता कि वो एसओपी है कि पीओएस है। अगर 1 के रिगार्डिंग है तो ही इज श्योर अबाउट एसओपी, लेकिन 0 के रिगार्डिंग आया है तो ही इज श्योर अबाउट पीओएस। बट पता ही नहीं, बस फंक्शन दे दिया f इज इक्वल टू ए बी या a प्लस बी, और इस a बार b भी हो सकता है, ठीक है। तब क्या बोलोगे उसको, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड और इट कैन नॉट बी एक्यूरेसी एक्सप्रेस्ड एट आइदर एसओपी और पीओएस, ठीक है। सेकंड एग्जांपल भी क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक नोट कीजिए, मूविंग एहेड नाउ। नोट करना हुआ, गुड, दो एग्जांपल समझ में आ रहा है, तीन एग्जांपल और देंगे, एक बार क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ना आपका दिमाग कि आपको कभी डाउट नहीं अराइज होगा। थर्ड एग्जांपल, अभी हमारा 3 वेरिएबल XOR XNOR बचा है, तो डू नॉट गेट पैनिक अबाउट दैट वन, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू मेक इट कंप्लीट। XYF 0 0 0 1 1 0 1 1, हमारी मर्जी, हमने ऐसा किया, मेरी मर्जी, हमने ऐसा किया आराम से। अब मेरे को पहला फील आ रहा है कि चलो यार मैं ना जीरो के बारे में डिस्कशन करता हूँ, ठीक है, जीरो के बारे में पहले डिस्कशन करना स्टार्ट किया, तो मैंने बोला ये है एफ ऑफ, क्योंकि आप जीरो के बारे में डिस्कशन कर रहे हो तो आप ये पक्की बात है कि पीओएस के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, मतलब मैक्स टर्म के बारे में डिस्कशन कर रहे हो। तो ये जो पहले वाला जीरो है ये कब आया, आप बोल सकते हो, जब पढ़ रहे हो पढ़ते पढ़ते बोल सकते हो आराम से, आपको याद रहेगा लॉन्ग डेरिवेशन का। जीरो कब आ रहा है सर, x जब जीरो है y जब जीरो है, बट हर एक जीरो को मैं या हर एक मैक्स टर्म को मैं सम के फॉर्मेट में लिखूंगा, तभी उसका नाम पड़ा है। वैसे जीरो लिखोगे यहाँ पे x1 है, बी केयरफुल, 1 मतलब कॉम्प्लीमेंट के साथ वाला वेरिएबल, और हर एक जीरो को मैं कैसे लिखूंगा बेटा, प्रोडक्ट करके, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, इसका पहला टर्म था, और दूसरा वाला टर्म था x बार प्लस वाई बार, दूसरा टर्म था, और हमको चाहिए प्रोडक्ट किन के बीच में, प्रोडक्ट किया, देखो प्रोडक्ट किया ना, किन के बीच में, ऐसे करता हूं मैं, ये दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ सम, देखो ये प्रोडक्ट है सम और ये भी सम, ओके। क्या हम इसको ऐसे ही रहने देता हूं मैं, अभी मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं, अब मेरा इंटरेस्ट ज्यादा इसमें, यू गेट अबाउट, मेरा इंटरेस्ट आ गया 1 कब आ रहा है ये चेक करना है, ये वाला 1 कब आया बेटा, x बार y, ये वाला 1 कब आया, x y बार, ठीक है। तो बात करेंगे f ऑफ एसओपी दिस टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करें। पहले वाला ये वाला 1 कब आ रहा है, टू गेट द बोर्ड, जब x 0 है y 1 है, मतलब x बार y, ये वाला 1 कब आया, x 1 है y 0 है। अब आपको अगर डाउट अराइज हो रहा है तो एक बार आप डिफरेंस वाला ट्रूथ टेबल चेक करो, 1 मतलब बिना कॉम्प्लीमेंट वाला वेरिएबल और 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट वाला वेरिएबल, तो ये आ गया x बार y प्लस x y बार। अब ये क्लियरली एसओपी दिख रहा है, चेक कर लो आप, अब हमको ये क्लियरली एसओपी दिख रहा है, देख लो एसओपी दिख रहा है।
वो भी क्लियरली पीओएस दिख रहा है क्योंकि एक्सप्रेस्ड कैसा है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्मेट में। बट मैं बोला इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू सिंप्लीफाई दिस वन? उसको क्या सिंप्लीफाई करोगे, नहीं कर सकते। हमने बोला ब्रैकेट ओपन करते हैं, x x बार कैंसिल हो गया, बचा x बार y, ये बचा प्लस x y बार और y y बार कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब एसओपी हो चाहे पीओएस हो, बोथ द बुलियन फंक्शन कैरी सेम इंफॉर्मेशन। थर्ड एग्जांपल से प्रूव किया। तभी तो मैंने आपको वो एग्जांपल नहीं दिया था, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम रायपुर टू दिल्ली, both are having same thing to do with। चलो भाई आगे के एग्जांपल में चलेंगे। यहां तक बताओ क्लियर हुआ क्या आप लोग को? थर्ड एग्जांपल गुड, क्लैरिटी हो रही है ना थॉट्स में? अभी हो गई, मैं पढ़ाऊंगा तो हो गई ऑब्वियसली। चलो बात करते हैं फोर्थ एग्जांपल की। टोटल 6 एग्जांपल करेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट एनफ। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एफ, 0 0 0 1 1 0 1 1, आउटपुट ले लो 1 1 0 0। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, मैं पहले एसओपी के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं। ये वन देखो, ये वन देखो, ये वन देखो। वन के रिगार्डिंग बात कर रहे हो मतलब आप एसओपी के बारे में बात कर रहे हो, तो पहला वाला वन देखो कब आ रहा है, दोनों जीरो है, मतलब ए बार और बी बार। वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन बता चुका हूं मैं। दूसरा वाला वन कब आया, ए बार बी, और हम पढ़ रहे हैं सम करना है हमको हर एक प्रोडक्ट वाले टर्म का, सम करना है हमको हर एक प्रोडक्ट वाले टर्म का। ठीक है, मैं इतने सारे एग्जांपल्स करा रहा हूं, वो इसलिए करा रहा हूं कि फ्यूचर में जब कभी मैं के मैथ स्टार्ट करूंगा तो ये डाउट खत्म हो जाए, फिर ये डाउट ना अराइज होगा। जैसा चाहते हो वैसा लिखो, बट वी can observe that we are having excellent possibility of simplification over here in this boolean function. What you can take common, a bar answer हो गया, वो a bar ये देखो ट्रूथ टेबल में 0 का 1 हो गया, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 और 1 का 0 और b से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अभी चलो ये डिस्कशन करते हैं 0 कब आ रहा है करके। तो 0 कब आया, ये वाला वो 1 है, मतलब a bar plus b and each and every 0 has to be expressed in the format of sum. What about this 0? This 0, a and b both are 1, मतलब a में 12 आएगा, b में भी 12 आएगा। आगे चलो, f of what, pos, प्रोडक्ट करना है हमको किसका, हर एक सम टर्म का, और हर एक जो टर्म आप लिख रहे हो वो 0 के रिगार्डिंग है, मतलब मैक्स टर्म के रिगार्डिंग है। तो हर एक वर्ड जो मैं कह रहा हूं होना चाहिए क्लियर आपको। सर प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करो, करते हैं प्रोडक्ट। देखो अभी प्रोडक्ट, एक स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जिसको यहाँ पे डायरेक्टली क्या दिखे पता है, x प्लस वाई गुड x प्लस जेड, तो डायरेक्टली आ गया ना भाई ए बार। अब ऐसे थोड़ी लिखूंगा यार, विच इज, ये थोड़ी लिखूंगा ऐसा, मजा नहीं आता ना, मजा नहीं आ रहा, थोड़ी ना बोलूंगा। देखो ए बार कॉमन लिया, ठीक है, अभी भी आंसर किया है। मान लो सर हमें एग्जाम में क्लिक नहीं किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है, क्योंकि x प्लस वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना बहुत फ्रीक्वेंट है, लेकिन a प्लस बी और a प्लस सी में उल्टा, मतलब लेफ्ट टू राइट के बदले राइट टू लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना टफ है। तो आखिरी बार समझा दे रहा हूं, फिर नहीं समझाऊंगा। वो क्या है उसको सुनो, a बार का मल्टीप्लाई किया, a बार आया, प्लस a बार b आया, प्लस a बार b बार आया, और लास्ट में b बार तो नहीं लिखूं, व्हाट अबाउट b डॉट b बार, तो 0 हो गया। अब ये a बार है प्लस a बार b बचा प्लस a बार b बार बचा, एक्सेलेंट। अब यहाँ पे दो में से a बार मत निकालो कॉमन, जब हमको दिख गया कि ये भी a बार है, ये भी a बार है, ये भी a बार है, तो डायरेक्टली a बार कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस b बार। तो यहाँ पे भी गोलूपन मत दिखाना आप लोग, गोलूपन मतलब समझो आराम से, 1 प्लस b बार, अगर ऐसा मत करना कि सर b प्लस b बार 1 हुआ, फिर 1 प्लस 1 1 हुआ, अरे 1 प्लस कुछ भी 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे मत करना बेटा, एग्जाम इतना खींच के हम नहीं करेंगे, इसके पहले जो मैंने आपको बताया वो करो।
ओके सो सर क्या सीखने को मिला आपको? देखो पीओएस हो चाहे एसओपी हो, बात वो दोनों एक ही बात करते हैं, बस दोनों का कहने का तरीका अलग अलग। मतलब समझ लो एक हिंदी लैंग्वेज बात कर रहे हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहा है, लेकिन बात तो वही बता रहे हैं ना, जो हिंदी वाला बता रहा है, जो इंग्लिश वाला बता रहा है। ठीक है, डोंट केयर का डिस्कशन अभी नहीं हुआ है, ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट वन। चलो फोर्थ एग्जांपल भी हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 5, x y f। ये भी तो हो सकता है ना कि हर बार आउटपुट 1 आ रहा हो, क्या दिक्कत है? तो ऐसे ट्रुथ टेबल में जिसमें आउटपुट हमेशा 1 आ रहा है, उसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, f इज ऑलवेज 1, f ऑलवेज 1, समझ में आना चाहिए बिल्कुल। इसमें पीयूएस का डिस्कशन कर नहीं सकते, ये एसओपी ही है। इसमें पीयूएस का डिस्कशन किस बात को सामने रखते हुए करोगे? क्या सोचकर करोगे? पॉसिबल नहीं है हमारा। जब आउटपुट एक बार भी 0 आया ही नहीं तो फिर खत्म हो गया, है ना? जब मैं फिजिक्स वालों को पढ़ाता हूं तो वही एग्जांपल आपको देता हूं। सन है ना, सन का मतलब SUN नॉट SON। सन को देखो 24/7 जितने भी युगों से, सालों से, फ्रॉम लॉन्ग बैक, एटर्निटी बोलना चाहिए, अनंत से अब तक जलता ही जा रहा है, ऑलवेज इन ऑन कंडीशन। हो गया, तो वो डिजिटली उसको भी तो लिखना पड़ेगा ना। हम हर चीज, यूनिवर्स इज डिस्क्रीट बाय इट्स बिहेवियर, इट्स नॉट एनवलप बाय इट्स बिहेवियर, जितना मैं जानता हूं। तो ऑलवेज 1 है ना भाई, वो खत्म, तो 0 का डिस्कशन नहीं कर सकते, तो एसओपी इज ऑलवेज 1। ओके, लेकिन अभी इसका प्रूफ तो हो सकता है। देखो पहले वाला 1 कब आया? x बार y बार। दूसरा वाला 1 कब आया? x बार y। तीसरा वाला 1 कब आया? x y बार। और चौथा वाला 1 कब आया? x y। ठीक है, चलो प्रूफ ही देखना ना इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं। f ऑफ एसओपी सम करना है सारे के सारे प्रोडक्ट टर्म का, x बार y बार प्लस x बार y प्लस x y बार प्लस x y। देखो क्लियर हुआ? मैं नहीं चाहता कि एक सिंगल स्टूडेंट को भी 0.1% का डाउट हो। जितनी बातें मैं कह रहा हूं एज इट इज उतनी ही बातें समझ में आनी चाहिए, ना उससे 0.1%, 1% ज्यादा, ना कम, क्योंकि दिमाग आपको लगाना नहीं है। ओके, तो वी आर हैविंग नाउ गुड टू प्रोसीड अहेड। ठीक है, आज के बाद से ना बेटा ये सारी चीजों को आप बोलोगे इम्प्लीकेंट्स। अब ये बच्चों वाली हरकतें भूल जाओ, टर्म 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 के बदले हम सबको क्या बोलेंगे? ये हो चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो और ये हो, इसको हम क्या बोलेंगे? सबको इम्प्लीकेंट्स। अब वो इम्प्लीकेंट्स का ऐसा कोई बिग रीजन नहीं है, वो टेक्निकल वर्ड ही है, बिग मीनिंग नहीं है, एक टेक्निकल वर्ड इम्प्लीकेंट्स। ठीक है, 0 को भी हम इम्प्लीकेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, 1 के रिगार्डिंग जब इस 1 को जब आप वेरिएबल के फॉर्मेट में लिख रहे हो, कहां लिख रहे हो इस 1 को? वेरिएबल के फॉर्मेट पे यहां पे लिख, तो ये एक इम्प्लीकेंट्स बना। इस 0 को आपने वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखा, ये एक इम्प्लीकेंट्स बना। इस 0 को आपने वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखा, तो ये एक इम्प्लीकेंट्स बना। ठीक है, ओके, तो ये इम्प्लीकेंट्स है। बट हमने बोला क्या हम आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या? पहले दो टर्म से या पहले दो इम्प्लीकेंट से हमको मिला x बार कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा? y बार प्लस y, हटा दो उसको, प्लस यहाँ पे हमको मिला x कॉमन, ब्रैकेट में बचा y बार प्लस y, हटा दो उसको। व्हाट इज दिस? क्या हम बोले प्रूव हो गया? ठीक है, ऐसे फंक्शन में कभी पीओएस के बारे में भूल के भी मत सोचना। फिजिकल वर्ल्ड पे या रियल वर्ल्ड पे मैंने सन का एग्जांपल ले दिया क्योंकि और एग्जांपल है नहीं मेरे पास।
दूसरी दुनिया में आप ऐसे भी बोल सकते थे देखो, अगर आप थोड़ा साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस तक पढ़े हो गया, आप याद रखिएगा एक स्टेशन है दुनिया में कहीं पे जहां पे एक बल्ब बहुत पहले 1902 या 1902 1920 बल्ब तब से लेकर अब तक ग्लोइंग कंडीशन पे है, कभी भी ऑफ हुआ ही नहीं है वो। ठीक है, तो वैसा एग्जांपल्स है, ऑल टाइम इट इज इन ऑन कंडीशन। एग्जांपल देखो, मतलब हम रेफ्रिजरेटर का भी एग्जांपल ले सकते हैं इन रियल वर्ल्ड पे। ऑफ नहीं करती हमारी मम्मी हमारे रेफ्रिजरेटर को, ऑन ही रहता है वो। ठीक है, लाइट ऑफ होगा तो बात ही खत्म होगी। तो ठीक है, एग्जांपल 5 भी हमको क्लियर हो गया। कमेंट एंड टेल मी, have you got the point regarding output getting high logic all time is now being proved in the format of SOP, now finally being proved as one? Clear हुआ? Good. चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको मैं पीओएस में भी यूज करूंगा, ऑल टाइम 0 ऑल टाइम 1 वाली। तो दिस इज एग्जांपल नंबर जो भी है, कौन सा था एग्जांपल 6th, ओके, एग्जांपल 6 x हो गया, y हो गया, z ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, output can be 0 all time, likewise we have deal with the case 1 all time। इसको सॉल्व क्या करना, आउटपुट तो यार बिना सोचे मेरा आउटपुट 0 आ रहा है, z is all time 0, that means no any doubt we can say that we are talking about POS form, output is logically 0 all time 0। हो गया इतना, प्रूफ देखना है, प्रूफ देख लो इसका, सही रहेगा हमारे लिए। ये पहले वाला 0 तब आया जब x 0 था और y 0 था, ये एक इम्प्लीकेंट्स है जब आपने इस पर्टिकुलर किसको, इस पर्टिकुलर मैक्स टर्म को, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आगे देखो, f सॉरी वो z है, तो z इज इक्वल टू, अगर कोई स्टूडेंट अगर ऐसे लिख रहा है तो गलत नहीं कर रहा, 0 पे आया, 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, ये सारे मैक्स टर्म है, तो ये सब मैक्स टर्म है, तो हर एक मैक्स टर्म को मैं वेरिएबल के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। ये 0 कब आ रहा है, x प्लस y, देखो 1 है बेटा तो y बार हो गया, ये वाला 1 कब आ रहा है, x 1 है मतलब x बार, और y 0 है मतलब y, ये 0 है, इट मींस x में भी बार आएगा और y में भी बार आएगा, और हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, देखो f प्रोडक्ट ऑफ सम, सारे टर्म्स को लिखता हूं मैं, पहले लिख लेता हूं। पहला टर्म है मेरे पास x प्लस वाई, दूसरा टर्म है x प्लस वाई बार, तीसरा टर्म है x बार प्लस वाई, तीसरा टर्म सॉरी लास्ट टर्म है x बार प्लस वाई बार। ठीक है, हमको क्या चाहिए अभी, प्रोडक्ट 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 ऑफ ऑल द सम टर्म्स। क्या करना है इसको, यहां से देखो a प्लस बी a प्लस सी, a प्लस बी a प्लस सी मतलब x प्लस वाई वाई बार बचा, मतलब x ही बचा। आगे देखो a प्लस बी, ये देखो ना ये a है और यही a है, a प्लस बी a प्लस सी, डिलीट कर देता हूं इसको मैं, तो क्या बचा x बार प्लस y डॉट y बार, तो मतलब x बार, और वो x बार यहां लिखा, और ये तो 0 आ गया। नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने ब्रैकेट ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिया। नाउ दैट इज बीइंग प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया बेटा। 6 एग्जांपल बताया मैंने आपको, इसलिए 6 एग्जांपल बताया कि फ्यूचर में कब का थॉट्स, क्लैरिटी, कांसेप्ट, मैथमेटिकल पार्ट, एक्सपेंशन, एसओपी, पीओएस को लेकर एनी डिस्क्रिपेंसी कभी अराइज ना हो। और याद रख लेना, एसओपी पीओएस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट तो कभी भी किसी भी केस में नहीं है, वरना आंसर सेम कैसे आता, एसओपी और पीओएस का आंसर सेम कैसे आता। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी हम यहां तक लिखना हो गया होगा आप लोग का, है ना, मूविंग एड का एसओपी बता दिया, पीओएस बता दिया। ठीक है,
मैं ना डोंट केयर का सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि मैं ऐसा एग्जांपल देना चाहता हूं जिससे आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बड़ा अच्छा हो जाए। ठीक है, तो डोंट केयर का अभी के लिए, आज की क्लासेस के लिए एग्जांपल सुनना है तो सुनो उसको ध्यान से। अगर आप लिफ्ट में हो, लिफ्ट मूविंग कंडीशन पे है, कोई बटन प्रेस करते हो ना, लिफ्ट रेस्पॉन्ड नहीं करता बेटा। ध्यान से सुनना, इसको आप बहुत नेगेटिव वे में भी ले सकते हो कि नहीं वो बट मैं जब डिजिटल केयर एक्सपर्ट में पढ़ा रहा हूं तो आप भी डिजिटली लो। लिफ्ट अगर मूविंग कंडीशन पे है ना और कोई भी फ्लोर का बटन प्रेस करोगे ना, लिफ्ट इज नॉट गोइंग टू रेस्पॉन्ड ना। ठीक है, इसको अदरवाइज भी ले सकते हो सर, वो तो बाद में एक्सेप्ट कर लेगा, वैसे नहीं बोल रहा हूं मैं। लिफ्ट मूविंग कंडीशन पे है तो बटन प्रेस करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं शो करता। तो जैसे सपोज आप लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, अब आके लिफ्ट रुकेगी, आप उसके अंदर जाओगे, फिर बटन प्रेस करोगे तो सिग्निफिकेंस है। मतलब मूविंग, अगर लिफ्ट मूविंग कंडीशन पे है तो बटन का कोई सिग्निफिकेंस या किसी भी फ्लोर का बटन का सिग्निफिकेंस नहीं आता, वो डोंट केयर टर्म है। लेकिन अगर आपकी लिफ्ट स्टैटिक कंडीशन पे है, रुकी हुई, किसी भी फ्लोर पे आके रुकी हुई, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तब बटन प्रेस करने का एज सच मीनिंग बनता है। तो जहां पे मीनिंग बनेगा वही 1 और 0 है, और जहां पे कोई मीनिंग नहीं जनरेट हो रहा है, कोई एज सच सिग्निफिकेंस नहीं जनरेट हो पा रहा है, उसको बोलोगे आप डोंट केयर। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, हम आपको ऐसे एग्जांपल देंगे जिससे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रिगार्डिंग डोंट केयर टर्म अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एसओपी हो गया, पीओएस हो गया, फाइन। ये मैप स्टार्ट करने के पहले मैं बोला एक बार वेन डायग्राम में पढ़ो, पी ई डबल एन, आई थिंक स्पेलिंग इज दिस वन ओनली। वेन डायग्राम एक बार स्पेलिंग आप कमेंट करके चेक कर लो तो, वेन डायग्राम की स्पेलिंग चेक करो, स्पेलिंग में एरर नहीं होना चाहिए ना भाई, मेरे को लग रहा है सही है। ओके, इसको देखो अभी। देखो वेन डायग्राम बेटा डिस्कशन का टॉपिक तो है नहीं पहली बात, लेकिन हमको ना एक बार इसका न्यूमेरिकल पूछा हुआ कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, एक बार। और ना वेन डायग्राम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मे बी, मैं श्योर नहीं हूं ना, क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ते हो। दूसरा, प्रोबेबिलिटी में भी हमारे पास वेन डायग्राम का टॉपिक है। सर वेन डायग्राम होता क्या है, उसको देखो। वेन डायग्राम का ये तो वही है, वेन को वेन ही बोलोगे, ये है हिंदी वर्जन इसका। देखो मजा आना चाहिए, वेन को वेन ही बोलोगे और उसको डायग्राम को आरेख बोलोगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में है नहीं। रेख क्या होता है, रेखा से बना हुआ है, रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन होती है बेटा। तो आरेख का मतलब अब लाइंस के फॉर्मेट में नहीं है। अगर लाइंस के फॉर्मेट में हम स्टडी करते हैं तो स्कीमेटिक मॉडल बोलते हैं, एस सी एच एम ई टी आई, स्कीमेटिकली लिख रहा हूं मैं, स्कीमेटिकली मॉडल या स्कीमेटिक मॉडल। तब क्या होगा पता है, लाइंस 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 का यूज करके आप अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाओगे तो बोलोगे स्कीमेटिक मॉडल टू स्टडी दैट सब्जेक्ट। अब वो तो हम पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे वेन डायग्राम, तो आरेख लिखा हुआ तो यहाँ तक तो नाम क्लियर होना चाहिए। अब क्या पता है कि वेन डायग्राम हम देखते कैसे आए हैं आज तक। वेन डायग्राम का एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं ताकि वहीं से मैं डिफाइन करूंगा। हमको वेन डायग्राम में ना सर्कल के फॉर्मेट में ही स्टडी करवाया जाता है, ये वेन डायग्राम। तो मैं अभी डिफाइन नहीं किया वेन डायग्राम, डिफाइन कर देता हूं सो दैट फ्यूचर में आप उस चीज को देखो। सर ने यार डेफिनेशन भी बताया था। इट्स एन इलस्ट्रेशन, it's an illustration to represent relation, a relationship between को BW लिख रहा हूं मैं, पहले भी लिखता था इंजीनियरिंग लाइन, between two or more, two or more बोल सकता हूं, finite quantity या finite thing भी लिख सकते हैं, finite quantity या finite things, two or more बोल सकता हूं ना, तीन सर्कल होता है ऐसे तो तीन हो जाता। It's an illustration to represent relationship between two or more finite things, ठीक है, two or more finite things था, using, that's important, using circle
ये होता है वेन डायग्राम का डेफिनेशन। बट डेफिनेशन से हमको कोई मतलब नहीं है, बात उसकी नहीं कर रहा हूं। It's an illustration to represent relationship between two or more finite things using circle। देखो अब रिलेट करो इस डेफिनेशन को, इस डेफिनेशन को यहां से रिलेट करो तो सही है इतना, ठीक है। मूविंग अहेड towards the representation of Venn diagram of standard logic gates। लिख लो आप Venn diagram representation, Venn diagram representation of standard logic gate, ये लिखना है Venn diagram representation of standard logic gate। वो टोटल सेट है बेटा, जो बॉक्स में लिखा हुआ है वो टोटल सेट है। यहाँ पे एक दो इनपुट हम बात कर रहे हैं, हम लोगों ने 3 इनपुट का तो डिस्कशन करना नहीं है। एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, दोनों के बीच में कुछ चीजें समान हो सकती है, असमान हो सकती है, 100% समान तो हो नहीं सकती, तो कुछ जगह पे कॉमन है, इंटरसेक्शन है, और जिसको आप कॉमन बोल सकते हैं उसको इंटरसेक्शन बोल सकते हैं। यूनियन का मतलब जानते हो आप, और रिपीट। आगे चलता हूं मैं अभी। सबसे पहले इसको देखो, अब यहाँ पे मैं नॉट गेट बना देता हूँ, सिंबल कन्वेंशनल सिंबल। तो सब जगह तो हम 2 इनपुट लेने वाले हैं ना बेटा, तो 2 इनपुट के रेस्पेक्ट में ही मैं आपको समझाता हूँ। ये ए है और ये बी। ए नहीं चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट करना। देखो ए है ना, अगर ये ए है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए निगेशन या ए बार, है ना, ए निगेशन या ए बार। तो ये जो पहला वाला है ना, इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, यही ए है और ये बी है। ए में बार लगाना है तो ए को छोड़ दो, ए वाला जो सर्कल है ना वो कवर नहीं करना है। बड़ा आसान है, ज्यादा सोचो मत। ये इधर देखो यहाँ तक आ रही है तो खत्म हो गया, लेकिन ये नहीं आ रही क्या? तो शेडेड लाइन एंड यूज पेंसिल टू ड्रॉ द शेडेड लाइन। ऐसे ज्यादा दिमाग मत लगाना, बता दिया हूँ, ठीक है? उतना ही लगाओ जितना हमने दिया है। ए बार क्लियर हो गया अभी? अगर हमको कोई बोले कि कोई फंक्शन है ए बार बी, पहले एक काम करते हैं, पहले ए बी का देख लेते हैं। ए बी कर लेते हैं। ए बी मतलब एंड हुआ ना, ए बी मतलब एंड हुआ, मतलब दोनों के बीच में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना, यही तो होता है। ए हुआ ये बी हुआ ये, और ये ए बी, दोनों में कॉमन वैल्यूज की बात करेंगे। बट पहले हम वेन डायग्राम का जो स्टैंडर्ड टेक्निक है वो बना ले। ये तो टोटल सेट है, ऑल वैल्यूज, उसमें से फाइनाइट वैल्यू ऑफ ए, फाइनाइट थिंग्स बोला था ना मैंने बेटा, फाइनाइट थिंग्स और फाइनाइट वैल्यू। ए बनाया, बी बनाया, नाम दे देता हूं मैं इसका, ये ए है और ये बी है। ए डॉट बी ना भाई 1 1 पे ही बनाएगा, जब दोनों में कॉमन चीजें होंगी तो ही बनाएगा, मतलब हो गया। बस समझ में आया कि नहीं, बोलो। ठीक है, अगर ए बी 0 होता तो ये दोनों के दोनों सर्कल दूसरे से डिस्टेंस में लाई करते हैं। ए बी 0 होगा तो मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर हमको कोई बोले ए प्लस बी बना दो, तो ए बी पूरा और बी भी पूरा, ए और बी, ठीक है। मैक्स टू मैक्स एक बात कहने वाला था, मैक्स टू मैक्स कॉम्बिनेशन तक ही हम यूट्यूब पर डालेंगे। उसके बाद जब हम सीक्वेंशियल का एक्सीलेंट यूनिक लेवल कवर करेंगे तो वो सिर्फ हमारे आईगेट स्टूडेंट्स के पास ही होगा, ठीक है। पहले बताते रहूंगा, ऐसा मत सोचना कि यार सर आपके वीडियोस तो यूट्यूब में आ रहे हैं, वो बाकी लोगों के लिए भी बेटा, कि पब्लिसिटी एक सेंस में होता ही भी है और लोगों को पता चले कि यार ठीक है, कंटेंट जो आईगेट प्रोवाइड कर रहा है डिस्प्ले को लेकर, कंटेंट बोलो या कंटेंट बोलो, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो हम ये जो पढ़ा रहे हैं ना वो आपको बता रहे हैं कि डिजिटल वैसा नहीं है जैसे लोगों ने बना के रखा। बस अब सीक्वेंशियल का लेवल जो हम पढ़ाएंगे आपको वो अलग ही लेवल पे होगा, और उसके लिए मैं एफर्ट भी दूंगा और पढ़ाई भी करूंगा मैं खुद, जबकि मैं ऑलरेडी 120 या 125 बार इन बिटवीन दिस रेंज
120 125 टाइम्स डिस्कल बना चुका हूं। ओके, मूविंग अहेड इन दिस वन। तो ये वाला डिस्कशन कर देना हम लोग, a प्लस बी, तो a भी पूरा और b भी पूरा। ये देखो ये a है और ये देखो ये b है, तो a b और दोनों पूरा पूरा चाहिए। देखो a पूरा पूरा ना, साथ में b भी पूरा आएगा। अगर इसमें देखोगे ना तो b कंप्लीट नहीं आया है, b को कंप्लीट लेके आने के लिए b को भी पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इससे ना आप बाकी चीज भी जनरेट कर सकते हो गया। मैं बात करता हूं इसकी, a प्लस बी द होल बार, मतलब NOR है। तो ये तो बड़ा आसान है, ये a प्लस बी है ना, इस इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट लोगे तो जहां जहां पे शेडेड लाइंस नहीं है वही आएंगी, जहां जहां पे शेडेड लाइन नहीं है वही सब आएंगी ना। तो a हो गया, ये a सेट है और ये b सेट है, और फिर हमको सबका रेस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लेना। तो वो देखो a प्लस बी है, उसका पूरा कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो यही आएगा। तो मैं आपको इतना बेसिक पढ़ा दूंगा कि सो दैट आप किसी भी बूलियन फंक्शन का वेन डायग्राम इजीली आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो हो गया था। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट a कुछ वाइट से नहीं आ रहा, ओके, a डॉट b द होल बार, मतलब ये तो NAND हो गया ना। ठीक है, NAND है, फाइन, एंड है आपके पास ऑलरेडी, तो कोरिलेट करो बेटा, इसको छोड़ दो, बाकी सब जगह का एरिया आ जाएगा। तो ये वाला छोड़ दो, सबको बना रहा हूं मैं, तो बीच वाला छूट गया आपके पास, बाकी भी आएगा डेफिनेटली। कॉम्प्लीमेंट लोगे तो हर शेडेड एरिया अनकवर्ड हो जाएगा, और हर अनकवर्ड एरिया शेडेड और शेडेड एरिया अनकवर्ड। देखो ये वाला बस छूटा हुआ, देख लो, आपको दिखना चाहिए, ये वाला एरिया अनकवर्ड है बाय द शेडेड लाइन। ठीक है, नॉट हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, XOR और XNOR हम चेक करते हैं। ठीक है, XOR और XNOR चेक करते हैं, उसका वेन डायग्राम खत्म करके हम के मैप के बारे में बेसिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके पीछे कुछ लॉजिक गेट्स के सिंप्लीफिकेशन उसके पहले एक बार सोचो अभी कि कोई फंक्शन मेरे को दिया हुआ है, बोला है a बार b, तो मैं ना पता है पहले अपना कॉमन ब्रेन यूज कर रहा हूं इन जनरल, a है, ये b है, a बार क्या होगा पहले सुनते रहना, दो तीन लाइंस बस ड्रॉ करूंगा, सो दैट यहां से फैक्ट्स जाते बने। a बार क्या होगा पता है, ये a है बेटा, ये पूरा a, तो a बार क्या होगा पता है, ये पूरा कवर करेगा, a बार ये पूरा कवर करेगा, ये पूरा कवर करेगा, पूरा कवर करेगा। ठीक है, मैं कवर करके दिखाई देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि फिर बैक नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो, ए कवर नहीं है बस, बताओ एग्री करते हो, ये ए बार बी है, ए बार ये बी पूरा था ना, मतलब ऐसे कह सकता हूं क्या मैं, ए का जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे और बी को कॉमन लेंगे, उसके बीच में ए का पूरा कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट में ए का ये वाला ए सेट है, कॉम्प्लीमेंट ले लो तो पूरा आ गया, और वही बी के साथ फिर कॉमन आ जाएगा, तो सही है इतना। ए बार बी एफ इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं ए बी बार, ए हो गया ये ए सेट और ये बी सेट, ये बी है, ये वाला नाम लिखना चाहिए था मुझे, ये ए है, आप भी लिख लीजिएगा। ये बी बार करोगे तो ये सर्किल को छोड़कर बाकी सब आ जाएगा, मतलब बी सर्किल को छोड़कर, हाँ अभी ये वाला अच्छा वर्ड मिला हमको, बी बार का मतलब बी वाले सर्कल को या बी वाले सेट को छोड़कर बाकी सब, तो बी यहां से,
बी को छोड़ के देखिए, अब क्या होगा, F1 F2 बोल दो ना, क्या दिक्कत क्या है हमको, इसको F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो, और हमारा जो फंक्शन आएगा F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, तो ये तो होता है व्हाट्स दैट, A बार B प्लस A B बार। अब एक बार सोचो कॉमन क्या क्या आ रहा है, सोचो A बार B प्लस A B बार। देखो ये जो A का सर्कल है ये पूरा भरा हुआ है, बट वहां पे एम्प्टी है, क्लियर, तो वो पूरा पूरा जब आप कनेक्ट करोगे, दोनों को ऐड करोगे, तो A भी पूरा पैक्ड हो जाएगा, ठीक है। समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो एक बार, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कॉमन एरिया तुम्हें देख, कॉमन एरिया हम तब देखते हैं जब मल्टीप्लाई हो, तो इसको देखो, इसमें और इसमें आपको ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो ये खाली है, देखो बीच वाला खाली है और ये भी खाली, लेकिन इधर में बी इस वाले स्पेस में अनफिल्ड है और ये भरा हुआ है, तो ओवरऑल 1 प्लस 0 इज 1, ए भरा हुआ है इधर वाला, कॉमन को छोड़ दो, और यहाँ पे खाली है तो वो भी 1 प्लस 0, और ऊपर से पूरा का पूरा आउटर वाला जो टोटल सबसेट नहीं सुपर सेट है, कंप्लीट सेट, तो ये है बॉक्स जो है वो कंप्लीट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एम्प्टी स्पेस एक ही जगह पे आया, बाकी सारा स्पेस फिल्ड है बेटा, तो एम्प्टी इसको छोड़ देता हूं मैं, ये बन गया हमारा ए बार बी प्लस ए बी बार। आपको वेरीफाई करके बताना है कि आंसर सही है क्या हमारा। वेरीफाई करके बताओ सही है अभी। आई डोंट हैव डाउट, बट कैन आई अनम्यूट, देखो सर ने अनम्यूट वाला पार्ट किया हुआ है कि नहीं आप लोग के लिए। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, डाउट पूछ सकते हो आप। Sir, am I audible? हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल बेटा, हम ओके सर, जब हम एंड करते हैं, मतलब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन, राइट? हाँ तो सर जब हम ए बार बी कर रहे हैं, दैट मीन्स ए बार वाला जो एरिया रहेगा और जो बी का एरिया होगा, उनका जो इंटरसेक्शन होगा, दैट विल बी आवर आंसर हियर, आई थिंक। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप अपनी बातें बोल दी। यस सर, यस सर। ओके, ए बार क्या होगा चेक करके बताओ, ए बार पढ़ा था ना, यही है ना ए बार, ए को छोड़कर बाकी सब भी आ जाएगा बेटा। यस सर। ओके, उसके बाद ए बार को बी से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बी तो पूरा यही है ना, देखो ये जो सर्कल था, सेकंड वाला सर्कल राइट हैंड साइड वाला, वो पूरा बी था, और ये जो वेन डायग्राम है वो ए बार का बना हुआ है, और ए बार को मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बी को भी साथ साथ कंसीडर करूंगा, तो कॉमन एरिया क्या है, यही वाला एरिया है ना। ओके, तो गलत ले लिया है क्या हम लोगों ने ए बार बी को? सर उसमें आपने पूरा शेड किया हुआ है ना, सो आई ओके थॉट कि आपने कॉमन नहीं लिया है। अभी समझ में आ गया मेरे को, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ बी का वो वाला पार्ट आएगा ना जो ए के साथ, मतलब बी माइनस ए ये वाला इंटरसेक्शन। पार्ट बचेगा, आप कह रहे हो ना ये वाला बस एरिया बचेगा, ये वाला। यस सर, यस। ओके ओके, अब आपका डाउट समझ में आ गया और आप सही बोल रहे हो, ठीक है। थैंक यू। इंटरसेक्शन होगा, हाँ अभी सही कह रहे हो, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। वो इंटरसेक्शन वाले एरिया लेते वक्त हमसे एरर हो गया, तो नो प्रॉब्लम, सही कह रहे हो आप। ठीक, ए बार मल्टीप्लाइड बाय बी, एक्सप्लेनेशन सही जा रहा था, एरर हो गया, एरर तो एरर ही होता है। तो देखो, ये देखो, ये पूरा का पूरा जो सेट है वो ए बार है, और ए बार को जब मैं इस बी वाले सर्कल के साथ इंटरसेक्शन करूंगा, मतलब कॉमन एरिया निकालूंगा, तो सिर्फ बी का यही शेडेड एरिया वाला बचेगा और ये वाला एरिया एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ए बार में वो है ही नहीं। तो अब
देखिए दिस इज ए, दिस इज बी, और जो बचेगा एरिया वो ये बचेगा। दिस इज ए एंड दिस वन इज बी। तो सेम, यही सेम एक्सप्लेनेशन इधर भी बना रहा हूं। ए सेट है ये, और ये बी सेट है, और ए बी बार बोल रहे हैं हम, तो बी बार क्या होगा? दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट। अब बी बार देखो, इस सर्कल को छोड़कर बाकी सब बी बार में जाएगा, गुड, और मल्टीप्लाइड बाय जब इस सर्कल के साथ होगा तो ये वाला एरिया एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम बोलेंगे ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है। और बता देता हूं, देखो बी बार करोगे तो ये जो सर्कल है उसको छोड़कर बाकी सब शेडेड हो जाएगा। उसके बाद जब ए वाले सर्कल के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो सिर्फ यही शेडेड एरिया बचेगा, बाकी सब अनकॉमन में आएगा। ओके, अब ये दोनों फंक्शन को ऐड करना है हमको। फाइनल फंक्शन ये रहा है। इट्स गुड दैट यू पीपल हैव आइडेंटिफाइड द एरर, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लो। अब दोनों को ऐड करने का मतलब ये जो शेडेड एरिया है ये और ये शेडेड एरिया आ गया अभी। और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो क्या आएगा? इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आएगा? xn1, तो वो आप कर सकते हो। ये आ जा रहा है f इज इक्वल टू a xorb। अब xor का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? xn1। इस पूरे के पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे बेटा तो यहाँ पे शेडेड लाइन आएगा और बाहर की तरफ शेडेड लाइन आएगी। तो ये a सेट है और ये b सेट है, तो xn1 आप कर सकते हो। अभी तो जरा बता दिया मैंने मंडे को, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बताना है उसको, फिर क्लास ऑफ करें। लुक एट द बोर्ड, कहीं पे भी शेडेड एरिया नहीं है, बोल रहा हूं मैं पहले से ही, कहीं पे भी शेडेड एरिया नहीं है। ये A सेट है, ये B सेट है, और एक जगह पे भी मैंने शेडेड एरिया नहीं बनाया है, डैश लाइन नहीं बनाया। यू हैव टू टॉक अबाउट द बूलियन फंक्शन। ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मेरे को लग रहा है आप लोग के लिए। कौन बताएगा? देखो इसको आप मैथमेटिक्स में भी पढ़िएगा, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो तो हम पढ़ते हैं, ठीक। और एक बार डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी पढ़िएगा बेटा, वेन डायग्राम। मैंने ट्राई किया है कि उस टॉपिक को हम डिस्टेंस से रिलेट कर लें। ये फॉल्स है ऑल द टाइम, कुछ नहीं है इसमें, ना ए के बारे में डिस्कशन चल रहा है ना बी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो ये फॉल्स का वेन डायग्राम है, आउटपुट 0 ऑल द टाइम, मतलब ये पीओएस का है। अभी ये ए है और ये बी है, दिस इज ए, दिस इज बी। आपको बताना है ये इसका वेन डायग्राम, कुछ भी एरिया अनशेडेड नहीं छोड़ा मैंने। जल्दी कमेंट करके बताओ। कुछ नहीं है ना भाई, यहाँ पे खत्म। अब ये कितना होगा? f is equal to SOP है, गुड। f is equal to SOP, it is all time 1, that means true all time। ये दोनों हम लोगों ने किया था आज की क्लास में, all time 0, all time 1, ठीक है। वेन डायग्राम में कंप्यूटर साइंस में आप लोग को XOR या XNOR का ही वेन डायग्राम पूछा होगा तो वो अभी बन जाएगा बेटा। और अगर किसी नए फंक्शन का बोलेगा तो वैसे भी आप एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हो वेन डायग्राम, मैथ्स में भी पढ़ते हो और डिस्क्रीट मैथ्स में भी पढ़ते हो, ठीक है। सेट सुपर सेट वही तो पढ़ोगे, बट हमने ट्राई किया कि वो मैथमेटिकल पार्ट को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम रिलेट कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट क्लास में जो हम डील करेंगे उसको सुन लो। हम केमैप स्टार्ट करने के काबिल बन चुके हैं अभी। We can start with the concept of K-map, और K-map is important, ठीक है। और K-map अब एंड तक पीछा नहीं छोड़ेगा, सीक्वेंशियल तक भी पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। सी यू नेक्स्ट क्लास। जो भी आपके डाउट्स है क्लियर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।